पेज नंबर 243 एंड पेज नंबर 245 पे आर्टिकल नंबर 10.14, ये एक्चुअली जो हम लोग ने पेज नंबर 243 पे जो हम लोगों ने टॉपिक देखा था 10.13, और 10.13 कौन सा था? मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप। ये सर्कुलर करंट लूप ये उसी का एक्सटेंशन है, ठीक है, ये उसी का क्या है? एक्सटेंशन है, जो कि मैंने आगे वाले लेक्चर्स में, जो मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 9 में शायद मैंने वापस ये चीज़ थोड़ी सी रिपीट की है। ओके, तो इसका जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में जो कंक्लूजन देखा था, कंक्लूजन क्या था? एक कॉइल था, ठीक है, कॉइल मैंने ऐसा रखा था, कॉइल ऐसा नहीं था, ये ऐसा कॉइल नहीं है, कॉइल का प्लेन कैसा था? बोर्ड के प्लेन को परपेंडिकुलर ऐसा रखा था, ठीक है, लेकिन दिखाने के लिए मैंने ऐसा दिखाया था, ये कुछ ऐसा था, ठीक है। और अगर मैं सेंटर से लाइन पास करूँगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग एक्सेस बोलते हैं। पॉइंट भी मैंने यहाँ लिया था, और सारे डिस्टेंस हमेशा सेंटर से मेजर करते हैं, तो इसके अंदर करंट कैसा फ्लो होता है? बरोबर ना, कॉइल मैंने ऐसा रखा था और करंट इसके अंदर कैसा फ्लो रहा था? एंटी क्लॉकवाइज फ्लो रहा था, बरोबर का। मैंने 2 डीएल लिया था, एक डीएल यहाँ पर लिया था, एक डीएल यहाँ पर लिया था, बरोबर ना। ये डीएल में से करंट ऐसा आ रहा था, और ये नीचे वाला जो डीएल था उसके अंदर करंट अंदर जा रहा था, और फिर ये जो ऊपर वाला डीएल था उसके अंदर करंट बाहर आ रहा था, ऐसा। तो यहाँ पर मैंने वो डीएल लिया था, तो आईडीएल और करंट इसके अंदर कुछ ऐसा जा रहा था, और यहाँ से करंट कुछ ऐसा आ रहा था, ओके। और ये जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस क्या होता है? ये डिस्टेंस एक्चुअली आईडीएल का जो डिस्टेंस था उसको हम लोग ने ए बोला था, क्योंकि वो रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल था। ये जो डिस्टेंस था इसको हम लोगों ने एक्स बोला था, ओके। और बाद में ये जो डिस्टेंस था आईडीएल से लेके ये पी का, जो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है डीएल की वजह से, वो क्या था? आर करके था, ठीक है। ये सब लोग निकाला था, और ये वाला मैंने शायद अल्फा लिया था, और उसको पूरा सॉल्व करने पे ये करंट कैरिंग कॉइल की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जो कि इसका एक्सिस पे है, और वो हम लोग ने निकाला था, और उसकी वैल्यू आई थी मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, ठीक है, या जो भी पॉइंट एक्सिस पे लाई करता है उसको हम लोग एक्सियल पॉइंट भी बोलते हैं। तो उसका वैल्यू कितना आया था? μ0 I a स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 3/2, बराबर। ये ऐसा आया था। ये कितने टर्न्स है यहाँ पर कॉइल का? सिर्फ एक ही टर्न है। ये सिर्फ कितना टर्न्स है? एक ही टर्न। तो एक ही टर्न के लिए इतना फॉर्मूला, अगर n टर्न्स रहेंगे तो ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे? n कर दोगे। तो मैं यहाँ चीज़ को लिख दिया, दिस इज फॉर हाउ मेनी टर्न्स? दिस इज फॉर 1 टर्न, ठीक है। तो फॉर n टर्न्स क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय n कर देने का, ठीक है। अच्छा, अब समझो ये पॉइंट P जो ये कुछ तो डिस्टेंस है सेंटर से, x की वैल्यू कुछ तो आएगी, 4, 5, 10, समझो ये वैल्यू समझो 10 है। अगर ये पॉइंट P यहाँ पर होगा तो कितना हो जाएगा? सेंटर से इसका वैल्यू 5 हो जाएगा। यहाँ पर होगा तो समझ लो 2.5 हो जाएगा, यहाँ पर होगा तो 1 होगा। पॉइंट P यहाँ पर आएगा तो x कितना हो गया? 0 हो गया। मतलब केस 1, अगर मैं पहला केस बोलता हूँ, व्हेन, ठीक है, पॉइंट P is at the center, तो पॉइंट P जब सेंटर पे आ जाएगा, समझिए सेंटर है O करके, तो क्या होगा? तो x क्या हो गया? x हो जाएगा, x कितना हो गया? x 0 हो गया। समझ में आया? x 0 हो गया। तो अगर x 0 हो जाएगा तो मुझे पता है ये फॉर्मूला अगर इसके मैंने 0 0 सब्स्टिट्यूट करूँगा तो क्या हो जाएगा? पॉइंट P जब सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ पर आ जाएगा? सेंटर पे आ जाएगा, बरोबर ना। यहाँ पर अगर पॉइंट यहाँ से सेंटर पे आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ पर आ जाएगा? सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। तुम जो यहाँ पर पॉइंट जो डिस्टेंस तुम यहाँ पर डालोगे वो डिस्टेंस पे जितना मैग्नेटिक फील्ड तुमको मिल जाएगा, बरोबर है।
को कम करते करते 0 कर दोगे तो वो पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसका आ जाएगा, सेंटर पे। और सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड जब हो जाएगा तो अगर वैल्यूज डालोगे तो कितना आ जाएगा, I a स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर रेज टू 3/2, बरोबर है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ये a स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर a स्क्वायर रहेगा, और ये 3/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट है दिस इज I a स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स हो गया, कितना हो जाएगा, a का क्यूब इधर से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2a, ठीक है। और ये हम लोग ने पहले डिराइव भी कर चुके फॉर्मूला, क्लियर है, ये ऑलरेडी हम लोग को फॉर्मूला मालूम है। तो समझ में आ रहा है, ये जो है ना ये जनरल एक्सप्रेशन है, ये जनरल एक्सप्रेशन है, ठीक है। अगर ये सेंटर पे आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इतना आ जाएगा, और ये हम लोगों ने वेरीफाई किया हुआ है, वहाँ पर खाली मैंने नोटेशन एक ही जगह R यूज़ किया था, बरोबर। ओके, अब समझो यही पॉइंट P अगर सेंटर की तरफ नहीं आ रहा है, समझो यहाँ पर हम लोग कितना था 10 था, यहाँ पर जाएगा तो 12, 15, 16, 18, 20, समझो पॉइंट P एकदम दूर चले गए, एकदम दूर मतलब दूसरे प्लैनेट पे चले गए। तो मुझे बताओ वो टाइम पे क्या आ जाएगा, अगर दूसरे प्लैनेट पे चलेगा तो क्या हो गया, तो इसका मतलब पॉइंट P इज़ वेरी फार, समझ में आ रहा है, पॉइंट P क्या है, बहुत ही दूर है। तो केस नंबर 2 बोलता हूँ, तो पॉइंट P इज़ वेरी फार। तो जब पॉइंट P बहुत दूर चले जाएगा तो क्या होगा, व्हेन पॉइंट P इज़ वेरी फार, वो टाइम पे x क्या हो जाएगा, x बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बराबर ना। तुम सेंटर से वो पॉइंट का डिस्टेंस निकालो और ये a को कंपेयर करो, तो a बहुत ही छोटा लगेगा, इतना छोटा लगेगा कि वो ऑलमोस्ट क्या उसके सामने 0 है, समझ में आ रहा है, ऑलमोस्ट क्या बहुत ही 0 है, लेकिन 0 नहीं है, उसके कंपैरिजन में वो बहुत छोटा है, इसलिए वो 0 है। और कभी भी हम लोग क्या करते हैं, एडिशन में छोटी चीज़ें निगलेक्ट करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में छोटी चीज़ें निगलेक्ट करते हैं, बरोबर है। बट हम लोग क्या करते हैं, है ना, वी निगलेक्ट small things in addition and subtraction, but not in division and multiplication। अगर इसमें कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट में बोलना कि सर ऐसा क्यों करके, ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दूसरा केस क्या है, जब पॉइंट भी बहुत ज़्यादा दूर है तो x क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा a से, और a अप्रॉक्सीमेट a इतना छोटा हो जाएगा कि a को हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, इतना छोटा है कि वो ऑलमोस्ट 0 के हम लोग उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 3/2। अभी a को मैं 0 यहाँ पर लिख सकता हूँ, 0, बरोबर, a को यहाँ पर 0 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं उसको 0 लिख देता हूँ। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पर भी तो 0, यहाँ पर भी 0 डाल दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 0 डालूंगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और वो सही भी है, बरोबर है कि नहीं। जब ये पॉइंट P इतना दूर चले जाएगा तो जैसे जैसा डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होने वाला है, बरोबर है कि नहीं। बट क्या मुझे एक्सप्रेशन चाहिए, और वैसे भी क्या मैंने यहाँ पर एक बोला भी कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हम लोग निगलेक्ट नहीं करते, तो अगर मैं निगलेक्ट कर दूँगा तो ऐसे भी 0 आ जाएगा, तो एक्सप्रेशन ही नहीं बनेगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसे रखता हूँ, और ये वाला ए स्क्वायर देखो डिवीजन में तो उसको निगलेक्ट नहीं करूँगा, बट ये वाला जो a था वो एडिशन में था तो उसको निगलेक्ट कर दिया। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन ये x, यहाँ पर कितना बच गया 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, और यहाँ पर 3/2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो b कितना आ गया, b आ गया म्यू नॉट I a स्क्वायर, ये आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये अपॉन x का क्यूब। क्लियर है, अंडरस्टूड। तो ये जितने भी मैंने केसेस बताए ना, ये सब केसेस पेज नंबर 244 पे अंडर सर्कुलर लूप कैरिंग करंट एज मैग्नेटिक डाइपोल, उसके अंदर ये सब केसेस है। थोड़ा सा और देखते हैं, क्लियर है। तो अगर एग्जाम में डेरिवेशन के साथ में अगर लोग केसेस पूछेंगे तो ही केसेस करने का, नहीं तो केसेस को नहीं करने का, तो उसको क्या करने का, फिर अवॉइड कर देने का। ओके, तो अभी अपन आगे उसको थोड़ा सा और देखते हैं। ये जो फॉर्मूला है एक्सियल पॉइंट वाला, ठीक है। अभी मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, तो मैग्नेटिज्म चैप्टर में देखा होगा, जो भी मैग्नेट, जैसे कि देखो एक
ऐसे ऐसे बोलूँगा कि समझने के लिए देखो मैग्नेटिक डाइपोल होता क्या है, तो वो एक ऐसी क्वांटिटी है जो क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत बताता है। समझ में आ रहा है? अब ज़्यादा डिटेल हो गया तो वो जो एक्सप्रेशन जो आया था पॉइंट जब भी बहुत दूर रहेगा तो ये एक्सप्रेशन आएगा। देखो ये एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकता हूँ, अलग अलग उसमें अलग अलग चीज़ें सिंस हम लोग के बुक्स में इसको लेके लोग ने यूज़ किया, तो मैं इसी को लेके आगे बढ़ता हूँ। ये एक्सप्रेशन से भी क्या तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये जो इक्वेशन है इसको मैं मल्टीप्लाई बाई 2 पाई करता हूँ और डिवाइड बाई 2 पाई करता हूँ। अब ऐसा क्यों किया सर, ये 2 मिनट में समझेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये 2 और ये 2 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ μ0/4 इंटू ये आई को मैंने इधर ही रखा और ये जो 2 है ना 2 को इधर लिखा है, ये 2 और आई को साथ में रख दिया तो 2 आई कर दिया। अब क्या क्या बच गया, तो देखो ये ए बच गया और ये पाई बच गया, तो पाई a स्क्वायर, ये समझना है अपॉन अंडरस्टूड। अब ये देखो पाई इंटू ए स्क्वायर, तो देखो पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, ये क्या होता है, एरिया होता है, एरिया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ μ0/4 पाई 2 टाइम्स ऑफ आई इंटू ए अपॉन एक्स का क्यूब, बरोबर। अब देखो आई पाई क्या है कांस्टेंट है, ए क्या है कांस्टेंट है, तो एरिया भी क्या रहेगा कांस्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर करंट फ्लो होगा तो कॉइल का एरिया छोटा बड़ा अपने आप नहीं होगा। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट करूँगा तो मुझे फिर से क्या मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलेगा ना। कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट करूँगा तो कांस्टेंट मिलेगा, सी स्क्वायर नहीं मिलेगा। कैसे, सिंपल सी चीज़ है, 2 इंटू 3 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 6, और 6 क्या कांस्टेंट है, ओके। तो ये जो टर्म है ना आई इंटू ए, ये टर्म हम लोग, ये जो टर्म है इसको मैंने बोला कैपिटल एम करके, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन जो होता है फाइनली ये क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू μ0/4 पाई 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल एम अपॉन एक्स का क्यूब। अगर मुझे इसको वेक्टर नोटेशन में लिखना है तो मैं ऐसे लिखूँगा इसको, क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो मोमेंट भी ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बरोबर ना। अच्छा ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है ना, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली देता हूँ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना रहता है कॉइल का, आई इंटू ए, ये किसके लिए है, 1 टर्न के लिए है, और अगर n टर्न्स होगा तो n i a आ जाएगा फॉर n टर्न्स, ये समझ में आया। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता क्या, जैसे मैंने बोला कि है ना, हर एक की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो मैं जैसे ह्यूमन बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि वो लोग है ना सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, भाग सकते हैं, ये उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। तो वैसे मैग्नेट की भी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये कॉइल का भी, और कॉइल क्या है, एक करंट कैरिंग कॉइल कैसे बिहेव करता है, मैग्नेट जैसे ही बिहेव करता है, इसलिए इसका भी क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, और ये उसका एक्सप्रेशन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट है, बरोबर है कि सिलेबस में दिया हुआ है। अब देखो इसी से मैंने बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दोनों भाई बहन जैसे, तो यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बना सकता हूँ। कैसे, देखो ऐसे, ये कांस्टेंट है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कांस्टेंट क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है। ये 2 है तो ये 2 है, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ये डिस्टेंस का q, ये समझ में आया। ये एनालॉजी हो गया, जो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 244 है ना, उस पर इक्वेशन नंबर देखोगे अगर 10.57 है ना, ये 10.57 करके दिया हुआ है, ओके। ये समझा, चलो आगे देखते हैं। ओके, मैग्नेटिक लाइंस करके जो है ना उसका भी जरा देख लो। अभी जो हम लोग ने कॉइल बनाया था ना, ठीक है ना, कॉइल ऐसा, ये कॉइल, अगर ये कॉइल को है ना, कॉइल मैंने रखा कैसे, ऐसे रखा है, बट मैंने कॉइल को दिखाया ऐसा, समझ ना, कॉइल ऐसा, बट मैंने कॉइल को दिखाया ऐसा था, बट कॉइल ऐसा रखा है, बरोबर। एक्चुअल में कॉइल का प्लेन जो है वो बोर्ड के प्लेन को परपेंडिकुलर है, ऐसा रखा था। अगर लेकिन ड्रॉ करने जाऊँगा तो लाइन दिखेगा, इसलिए ऐसा दिखा है।
अगर इसको मैं कॉइल को अगर मैं सामने से देखूँगा तो मुझे सर्कल दिखेगा, समझे इसका। यूजुअली हम लोग करंट कैसे लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो मुझे बताओ अगर मैं सेंटर का तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो हम लोग ने डायरेक्शन वगैरह निकाल लिया हुआ, ठीक है। और उसका वैल्यू कितना आता है, I/2 बराबर। यहाँ पर हम लोग ने DL लिया था, ठीक है। इसके अंदर करंट का ये जो डिस्टेंस होता है उसको हमने क्या बोला था, R बोला था। और कैसे हम लोग निकाला था, देखो करंट ऐसे जा रहा है तो तुमको जरा का मेरा पॉइंट नीचे है ना, तो फिंगर्स को ऐसे पॉइंट कर 90 डिग्री से बैंड ऐसा, तो मैग्नेटिक किधर आएगा, बाहर आएगा, ये हम लोग को मालूम है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर आइडियल लेता हूँ तो छोटा सा DL, तो यहाँ पर देखो करंट कैसे जा रहा है, ऐसा जा रहा है, पॉइंट मेरा ऊपर है, फिंगर्स को 90 डिग्री से बैंड, तो बाहर ही आएगा। अब यहाँ पर बाहर आएगा, यहाँ तक तो मुझे मालूम था, लेकिन बाहर आने के बाद में अगर इसी को यही कॉल अगर मैं साइड से देखूंगा तो ये वाला डायग्राम दिखेगा। तो देखो बाहर आएगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बाहर आएगा, ठीक है। अब ये बाहर आने के बाद में कहाँ जाता है, ये फ्रंट व्यू है और इसका साइड व्यू इधर है। तो देखो ये बाहर तो आ रहा है ऐसा, लेकिन बाहर आने के बाद कहाँ जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। ये बाहर तो आ रहा है लेकिन बाहर आने के बाद कहाँ जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग किससे बताते हैं, लाइंस बना के। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस कभी भी क्लोज्ड होती है और कंटिन्यूस होती है। इसका मतलब वो जहाँ से शुरू होगी ना वहाँ से खत्म होगी, वो हमेशा क्लोज्ड होती है। तो देखो ये इसका मतलब ऐसा होता है कि यहाँ से लाइंस निकलेगी लेकिन बाद में वो टर्न होकर ऐसा हो जाएगी, यहाँ से लाइन निकलेगी लेकिन टर्न होकर ऐसा हो जाएगी, यहाँ से लाइन निकलेगी लेकिन टर्न होकर ऐसा हो जाएगी, लाइन निकलेगी लेकिन टर्न होकर ऐसा हो जाएगी। मतलब अगर मैं दिखाने जाऊँगा तो देखो ऐसे, समझ में आ रहा है, ऐसे बराबर है। यही डायग्राम वो लोग ने पेज नंबर 244 पे देखो, डायग्राम अगर देखोगे फिगर 10.20, तो यही वो लोग ने बनाया हुआ है, ये समझ में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये इतना ही पार्ट है। ओके, अब आगे अपन बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की, उसके ऊपर कैसे न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड होते हैं। ओके, तो अभी थोड़ा बहुत एंट्रेंस के क्वेश्चंस भी देख लो। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, स्क्रीन पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग मतलब ठीक है, सर्कुलर लूप हो गया, क्लोज लूप हो गया, सर्कुलर कॉइल हो गया, हैविंग n टर्न्स एट अ डिस्टेंस x ऑन इट्स एक्सिस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट। तो एक रिंग दिया लोग ने, ठीक है, लेट्स से दिस इज द रिंग, और कितने टर्न्स है, तो ये समझो अंदर n टर्न्स है, ठीक है। अगर मैं लाइन पास करूँगा सेंटर से, उसको एक्सिस बोलेंगे, एक पॉइंट है, कितना डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ये करंट कैरिंग कॉइल जो कि रिंग है उसकी वजह से कितना होगा। तो ये कौन सा केस हो गया, B = μ0 I/a² टाइम्स ऑफ a² + x² raised to 3/2। ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये डिस्टेंस को हम लोग a बोलते हैं, और यहाँ पर मेरा आइडियल होता है, और आइडियल से ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग ने r बोला होता है, क्लियर है ना। तो बता दो कौन सा इसमें से ऑप्शंस आएगा, और कितना टर्न्स है, n टर्न्स है, तो n टर्न्स के लिए मैंने बोला था ना मल्टीप्लाई बाय m कर देने का, बराबर है। तो इसमें से देखो क्या क्या चीज़ कांस्टेंट है, ऑप्शंस में उन लोग ने जो भी दिया, ऑप्शन में लोग ने सिर्फ a और x के टर्म्स में दिया। तो देखो μ0 टू नंबर ऑफ टर्न्स और करंट, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a², n भी ले लेता हूँ क्योंकि n लोग ने दिया है ना अंदर, तो n_a², ठीक है ना, तो n_a² raised to 3/2। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, n_a²। तो वो जो ऑप्शन है n_a² वाला वो है C ऑप्शन, C इज द करेक्ट ऑप्शन, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो ये करंट कैरिंग लूप है, लेट मी ड्रॉ द करंट कैरिंग लूप। ये करंट कैरिंग लूप है, इसका रेडियस, अगर मैं सेंटर से एक लाइन पास करूँगा तो इसको मैं क्या बोलूँगा, एक्सिस। ये जो डिस्टेंस है, रेडियस, इसको हम लोगों ने a बोला है, ये कितना उसने बोला है 3 सेंटीमीटर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 10⁻² मीटर। ओके, ये क्या रेडियस है, एक पॉइंट है, लेट से पॉइंट भी यहाँ पर है, ये कितना डिस्टेंस पे, इसका नोटेशन हम लोग x यूज़ करते हैं, और ये 4 सेंटीमीटर है, और ये 4 × 10⁻² मीटर।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो करंट कैरिंग कॉइल है कितना करंट वो लोगों ने नहीं दिया हुआ है, हम लोग आइडियल यहाँ पर लेते हैं यूजुअली, ये करंट ऐसा फ्लो रहा है, तो ये करंट कैरिंग कॉइल की वजह से ये पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक्सिस पे है वो कितना है 54 माइक्रो टेस्ला। अब देखो मेरे ख्याल से आंसर के लोग ने माइक्रो टेस्ला में दिया तो कुछ भी कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं। वो लोग क्या पूछ रहे हैं कि पॉइंट पी पे जो एक्चुअल पॉइंट है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतना है, तो ये पॉइंट पे जब यहाँ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड इतना बोला, और उन्होंने क्या बोला मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में कितना होगा तो मुझे मालूम है, उसका फॉर्मूला क्या है μ0I/2 टाइम्स ऑफ ए, और मुझे मालूम है मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे कितना होता है μ0I/A² 2 टाइम्स ऑफ A² x²⁵2, ये क्लियर है। अब देखो दो ये निकालने के लिए मुझे आई चाहिए, और यहाँ पर भी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से देखो ये मुझे मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, और आई निकाल सकता हूँ, बट वो कैसा था वो बहुत टीडियस हो जाएगा, तो उस हिसाब से क्या करता हूँ एक सिंपल सी चीज़ करता हूँ, ये जो इक्वेशन है ना उसको मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई बाई ए करता हूँ डिवाइड बाई ए करता हूँ, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा देखो μ0I, ये μ0I है और ये ए को मैंने यहाँ ले लिया इसके साथ में, तो क्या हो जाएगा ये 2 है, ठीक है। देखो ये चलेगा। अब क्या क्या चीज़ बचा, यहाँ पर बच गया A² और यहाँ पर कितना बच गया A² + A⁵3/2, और ये और ए कितना हो जाएगा A³ हो गया। क्लियर हुआ, समझ में आया, ये ए और ए कितना हो जाएगा A³ μ0I इधर ही डाला 2 इधर आ गया, और ये मुझे बताओ ये चीज़ पूरा क्या है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेंटर, तो ये आ जाएगा A³ + x²⁵3/2, और ये क्या आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस। मुझे क्या चाहिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस इंटू A² + x²⁵3/2 अपॉन ए का क्यूब, बराबर, ये इधर गए और ये इधर गए। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये कैलकुलेशन के लिए मुझे जगह लगेगा। तो देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन अगर मैं कर दूँ तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना है वहाँ पर 54, ठीक है, एक्सिस पे, ब्रैकेट में ए का वैल्यू कितना है 3 × 10⁻² का स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना है 4 × 10⁻² का स्क्वायर ⁵3/2 अपॉन कितना है ए का क्यूब, मतलब 3 × 10⁻² का क्यूब, विच आई कैन राइट इट एज 54, 3 का स्क्वायर इज 9, 10⁻⁴, 4 4 60 इंटू 3/2, 3 3 9, 9 3 27 और ये 6। क्लियर, यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है, 3 9 3 1 3 8 9 1 9 2। क्लियर है। अब इसमें से देखो क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 10⁻4 और 10⁻4 कॉमन आ गया, तो 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 9 + 60 इंटू 10⁻⁴ ⁵3/2 अपॉन 10⁻�6। क्लियर, 16 + 9 कितना होगा 25, तो 25 और ये 2 इधर इंटू 10⁻⁴ ⁵3/2 अपॉन 10⁻�6, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 25 का 3/2 और 10⁻⁴ का 3/2 अपॉन 10⁻�6। इसका मतलब ऐसा होता है 25 का रूट निकालो, 10⁻⁴ का भी रूट निकालो, अब बाद में क्या करो उसका क्यूब ले लो, बराबर ना 3/2 ना, अपॉन 10⁻�6, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, ये इसका ये जो वैल्यू कितना आ जाएगा
ये 5 आ गया, 5 5 और उसका क्यूब तो कितना हो गया 2 इंटू 5 आ गया 25 और ये 125, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 10 रेज़ टू माइनस 2, 10 रेज़ टू माइनस 2 कितना हो जाएगा 10 रेज़ टू माइनस 6 और पीछे 10 रेज़ टू माइनस 6, 10 रेज़ टू माइनस 6 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया आंसर जो आएगा दैट इज फाइनल 250 माइक्रो टेस्ला, ठीक है माइक्रो ऐसे ही रखा था ना, ठीक है। तो आंसर कौन सा है मेरे ख्याल से करेक्ट ऑप्शन इज ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एट द 2 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। तो एक सर्कुलर कॉइल बना देता हूँ, ठीक है। अगर मैं लाइन पास करूँगा तो ये सेंटर पे जाएगा, 2 पॉइंट हो रहा है, ठीक है। लेट्स से दिस इज द 2 पॉइंट्स P और ये दूसरा पॉइंट है Q करके, सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, तो इसका डिस्टेंस ये 0.05 और दूसरा जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस कितना है 0.2 मीटर। इसका मैं नाम देता हूँ x1 और इसको मैं बोलता हूँ x2, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो भी है यहाँ पर उसको मैंने बोला B सफिक्स P और यहाँ पर जो भी है उसको बोला B सफिक्स Q और इन दोनों का वो लोगों ने रेशो दिया हुआ B सफिक्स P और B सफिक्स Q दैट इज 8:1 और लोग क्वेश्चन में क्या पूछ रहे फाइंड द रेडियस करके, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से दिस इज A, तो अल्टीमेटली मुझे A निकालना है। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुझे इस एक्सिस का फॉर्मूला मालूम है और वो कितना होता है μ0I a² अपॉन क्या होता है यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ a² प्लस x² रेज़ टू 3/2 QP है ना, तो P के लिए डिस्टेंस कितना है x1, तो x1 आ गया μ0I a² अपॉन यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a² प्लस x² रेज़ टू 3/2 और ये किसके लिए Q के लिए है और ये किसके लिए, तो ये कितना हो जाएगा 8:1 करके, बराबर है। फिर यहाँ पर अभी क्या क्या कॉमन है उसको कैंसिल कर देते, तो यहाँ पर देखो μ0 ये कैंसिल हो गया 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा a² प्लस x² डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा a² प्लस x2 का स्क्वायर रेज़ टू 3/2 a² प्लस x1 का स्क्वायर रेज़ टू 3/2 इज इक्वल टू 8:1। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, दोनों में से मैं कॉमन क्या लेता हूँ 3/2 कॉमन ले लेता हूँ, तो दिस एक्सप्रेशन आई कैन राइट इट एज a² प्लस x2 का स्क्वायर a² प्लस x1 का स्क्वायर रेज़ टू 3/2 इज इक्वल टू 8/1। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूंगा तो ये स्क्वायर रूट यहाँ से हट गया, तो ये हो जाएगा a² प्लस x² x2 का स्क्वायर a² प्लस x1 का स्क्वायर रेज़ टू क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 64/1। अब देखिए क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये कितना हो जाएगा a² प्लस x2 का स्क्वायर a² प्लस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/1, ओके। अब ये जो 2 है, 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 को आई कैन राइट इट एज 2 इंटू 10⁻⁻1 और ये 5 को आई कैन राइट इट एज 5 इंटू 10⁻²। तो दिस एक्सप्रेशन a² प्लस x² ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर एंड दिस इज a² प्लस 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/1। तो ये कितना होगा a² प्लस 4 इंटू 10⁻² अपॉन a² प्लस 25 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू 4/1। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a² प्लस 4 इंटू 10⁻² इंटू 1 इज इक्वल टू 4 a² प्लस 25 इंटू 10⁻⁴, so this becomes 25 4 is 100 into 10⁻⁴. This I can write it as 10⁻² into 10⁻⁴. This I can write it as 10⁻², और ये मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर a² प्लस 4 इंटू 10⁻⁻²।
तो ये bring this 10 raised to minus 2 here. So this is a minus 10 raised to 2 and this is 4a square minus a square. कितना हो गया 4 minus 1 into 10 raised to minus 2. This is 3a square. तो यहाँ पर कितना मिल गया 3 into 10 raised to minus 2 is equal to 3 square. 3 3 cancel तो a square कितना आ गया 10 raised to minus 2. तो मुझे बता a कितना आ गया. ये आ गया 10 raised to minus 1. 10 raised to minus 1 मतलब 1/10 मतलब 0.1 मीटर. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए. क्लियर.